हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और लास्ट वीडियो में अपन ने आर्टिकल 7 तक पढ़ लिया था और बात हुई थी अपनी आर्टिकल 8 की। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो भी एनडीए सीडीएस और सीएपीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड जनरल स्टडीज़ के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो अगर और जो आपके दोस्त भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उनके साथ शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन आर्टिकल 8 की। और दूसरी चीज़ ये और है कि अगर आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं, सिटीजनशिप क्या है, मैं आपको करंट अफेयर, हिस्ट्री, सब चीज़ों से रिलेटेड करके पढ़ाऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ठीक है। अब आता है अपना आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 में क्या मैंने आपको बताया था, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडिया ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, ठीक है। यहाँ पर मतलब मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी इंसान की, किसी भी इंसान का जन्म इंडिया में हुआ हो, ठीक है, बट वो जाके यूएसए रहने लग गया हो, वहाँ उसने जाकर यूएसए की सिटीजनशिप ले ली और उसको वापस से अपने इंडिया में आके फिर से रहना है, तो उसको सिटीजनशिप चाहिए। तो इसके लिए क्या रहेगा, आइधर उसके पेरेंट्स और उसके ग्रैंड पेरेंट्स या फिर उसका जन्म इंडिया में हुआ और उसका वो डॉक्यूमेंट प्रूव कर देते हैं, तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 क्या है, पर्सन वॉलेंटरली एक्वायरिंग द सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजनशिप, ठीक है। अब यहाँ पर एक लाइन है, पर्सन वॉलेंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट शैल नॉट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई भी इंसान, मैं हूँ या फिर जैसे कि आप हो, कोई भी इंसान अगर वो इंडिया से जाके यूएसए रहने लग जाता है अपनी मर्जी से, ठीक है। यहाँ पर वॉलेंटरली का वर्ड, वॉलेंटरली वर्ड यूज़ किया गया है, इसका मतलब होता है अपनी मर्जी से, ठीक है। तो कोई भी इंसान अगर अपनी मर्जी से इंडिया छोड़ के यूएसए जाकर वहाँ की सिटीजनशिप लेता है, तो उसको उसके बाद इंडिया का सिटीजन बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा और उसको नागरिकता नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 में क्या था, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। इसमें कहा गया है कि इफ़ एनी पर्सन गेट सिटीजनशिप फ्रॉम आर्टिकल आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 और आर्टिकल 8, इट्स ओके। मतलब इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी इंसान, अगर किसी भी इंसान को आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 और आर्टिकल 8, इन आर्टिकल्स के थ्रू अगर उसको नागरिकता मिली है, तो सरकार कहते हैं ठीक है, आपको नागरिकता मिली है, आप उसको एंजॉय करिए, ठीक है, कोई बुराई नहीं है, आप मस्त होकर रहिए। लेकिन जो अपनी पार्लियामेंट है, अपने देश की पार्लियामेंट, वो आपसे आपकी सिटीजनशिप किसी भी टाइम पर आपसे छीन सकती है। इसका मतलब कहने का बस इतना है कि पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो कोई भी ऐसा एक लॉ बनाएगी जिसके थ्रू आपकी जो सिटीजनशिप नागरिकता है वो आपकी छीन सकती है, ठीक है। तो कहा गया है कि सिटीजनशिप जो आपकी नागरिकता है वो परमानेंट नहीं है, इसमें चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे मैं हो, चाहे आप हो, कोई भी हो, पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो आपकी नागरिकता कभी भी छीन सकती है। एग्जाम्पल आता है, जैसे कि एग्जाम्पल में कह लो किस तरह से छीन सकती है, तो यहाँ पर यह है कि अगर मान लो इंडिया का कोई भी नागरिक भारत देश की कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन फॉरेन स्टेट्स के साथ या किसी अदर कंट्री के साथ शेयर कर रहा है, तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। जैसे पाकिस्तान के साथ कई इंडिया में ऐसे लोग होते हैं जो अपनी इन्फॉर्मेशन, अपने देश की इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान से शेयर कर सकते हैं, कर सकते हैं या करते भी हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और है, देखो मैंने आपको लास्ट एक सबसे स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट वीडियो में आपको बताया होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कौन काम करता है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। सेम उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट में कौन काम करता है, विधानसभा, विधान परिषद और वहाँ का गवर्नर, ठीक है। तो ये सेम चीज़ है, तीनों इक्वल है। बट यहाँ पर ये है कि अब पार्लियामेंट काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, पार्लियामेंट जो लॉज बनाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बनाती है, ठीक है। और स्टेट में कौन काम करता है, स्टेट लेजिस्लेचर। बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और कह सकते हैं पार्लियामेंट के पास ही राइट है आपकी नागरिकता छीनने की और आपको नागरिकता देने की। वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो आती है, स्टेट लेजिस्लेचर है, उसके पास बिल्कुल भी पावर नहीं है कि वो आपकी नागरिकता छीन सके। तो यहाँ पर भी आपको ये चीज़ दिखाई गई है कि अपना देश क्वासी फेडरल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही इतनी ज़्यादा पावर, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती आपकी नागरिकता छीनने या आपको देने में। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सारा रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो ये रिप्रेजेंट भी करता है कि आपकी आपकी कंट्री क्वासी फेडरल है। यहाँ पर फिर से आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की ताकत का अंदाज़ा लगा होगा, ठीक है। अब आता है आर्टिकल 11। आर्टिकल 10 में आपको मैंने चीज़ें बता दी। अब आता है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 में क्या है, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, ठीक है। यहाँ पर तीन वर्ड यूज़ किए गए हैं, बाय एक्विजिशन, बाय टर्मिनेशन, ठीक है, और बाय एनी अदर मैटर रिलेटेड टू सिटीजन, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि पार्लियामेंट
के पास आपको आपकी नागरिकता छीनना, आपको नागरिकता देना, इतनी उसके पास हाई पावर है, ठीक है। कभी भी छीन सकती है, कभी भी आपको दे सकती है, वो सारी चीज़ें कर सकती है कानून बना के। क्यों? क्योंकि देखो अपने कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको बताया भी था लास्ट टाइम वीडियो में, कि नागरिकता देने के लिए 26 जनवरी 1950 तक अगर कोई भी इंसान अपने देश में आता है या उससे पहले आता है तो उसको नागरिकता कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग दी जाएगी। बट अगर कोई भी इंसान 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिकता अपने देश में चाहता है तो उसको पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग, जो पार्लियामेंट के बनाए कानून के अकॉर्डिंग, जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 हो उसके अकॉर्डिंग, उसमें जो भी रूल्स, टर्म्स, कंडीशंस लिखी हैं उसके अकॉर्डिंग उसको नागरिकता मिलेगी। और वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि आपको नागरिकता देनी है या नहीं देनी है, ठीक है। फिर आता है ओके यहाँ पर मैंने आपको 3 वर्ड पढ़ाए हैं, ठीक है। बाय एक्विजिशन का मतलब होता है नागरिकता लेना, बाय टर्मिनेशन का मतलब होता है नागरिकता छीन लेना, ठीक है। अब इसको आगे पढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, देखो 5 तरीके अपने इंडिया में, अपने जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसमें नागरिकता देने के 5 तरीके हैं। पहला आता है बाय बर्थ, फिर आता है बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है, फिर आता है बाय रजिस्ट्रेशन, फिर आता है बाय डिसेंट, फिर आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है। इसका मतलब है कि 5 तरीके हो गए, बाय बर्थ, बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है, फिर उसके बाद बाय रजिस्ट्रेशन, बाय डिसेंट और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है। बाय बर्थ का मतलब तो आप समझ ही गए हो कि इसे आपकी, आपके दादा का, कि आपके पेरेंट्स का, आपके ग्रैंड पेरेंट्स का, या आपका किसी का भी जन्म के आधार पर, सिर्फ जन्म के आधार पर अगर आपका जन्म इनमें तीनों में से किसी एक का, या फिर आप इन तीनों का किसी भी एक इंसान का जन्म अगर इंडिया में हुआ है तो आपको वो नागरिकता मिल जाएगी। फिर आता है बाय नेचुरलाइजेशन। बाय नेचुरलाइजेशन का मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर लिखा है इफ़ एनी पर्सन इन दिस वर्ल्ड, अगर किसी भी देश का, किसी पूरी दुनिया में किसी भी देश का इंसान, किसी भी देश का कोई भी इंसान अगर इंडिया में आकर उसको नागरिकता चाहिए तो उसको एटलीस्ट इंडिया में 12 साल स्पेंड करने पड़ेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर आता है कि मैं इंडिया में रह रहा हूँ आराम से, वीज़ा लेकर आया, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद या फिर कुछ साल वो वहाँ रहा, यहाँ पर रहा इंडिया में वीज़ा लेकर, उसके बाद उसको लगता है कि या फिर किसी और देश का भी इंसान आकर कहता है कि यार मुझे इंडिया की नागरिकता चाहिए, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वो जाएगा गवर्नमेंट, सरकार के पास, ठीक है। सरकार के पास जाएगा, सरकार कहेगी ठीक है आपको नागरिकता चाहिए, हम आपको नागरिकता देंगे, बट उसके पीछे 2 कंडीशंस होंगी। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, देखो 17 मई 2006 से बीच में इसका इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 17 मई 2020 यानी 14 ईयर्स का, ठीक है। फिर 17 मई 2020 से 17 मई 2021 के बीच में कितना गैप है, 1 साल का, ठीक है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन ये आएगी कि सरकार आपसे ये पूछेगी कि जिस दिन भी आप, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर डेट्स दी हैं, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, कि जिस दिन भी आप अगर सरकार के पास जाते हो, सरकार से कहते हो कि आपको नागरिकता चाहिए, तो उस दिन से तो सरकार आपसे सबसे पहले ये पूछेगी कि आज जो भी डेट है, इस डेट से ठीक पिछले 1 साल तक आप इंडिया में लगातार रहे हो, लगातार मतलब कंटिन्यूसली आप इंडिया में रहे हो, ठीक है। पहली कंडीशन ये होगी कि आप जिस दिन भी सरकार के पास जा रहे हो नागरिकता देने, फॉर्म भरने, वहाँ पर वो सारी चीज़ें फॉलो करने, तो उन सब चीज़ों को करने से पहले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप इस इंडिया में जिस डेट को आप जा रहे हो उस डेट से ठीक 1 साल पहले तक आप लगातार इंडिया में रहे हो। पहली कंडीशन आपको ये प्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपने प्रूव कर दी, ठीक है, मैं लगातार इस देश में रहा हूँ, पहली कंडीशन आपकी कंप्लीट हो गई। फिर सरकार आपसे ये भी पूछेगी कि 1 साल रहने से पहले तक, मान लो ये जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया 17 मई 2020, इस डेट से ठीक आप जैसे कि 14 साल रहे हो आप इंडिया में, ठीक है, यानी आप 17 मई को आए थे, 17 मई 2006 को आप इंडिया आए थे, उसके बाद आपने 17 मई 2020 तक रहे, फिर उसके बाद आप लगातार मतलब बीच में आते जाते रहे, 17 मई 2006 से 17 मई 2020 तक के बीच में तो आप मूव करते रहे, कभी इंडिया कभी फॉर अपने देश, ठीक है। फिर आपने 17 मई 2020 से 17 मई 2021 तक तो आप लगातार इंडिया में रहे, तो आपने मतलब सेम चीज़ यहाँ पर ये कि ये 14 ईयर्स का गैप और ये 1 ईयर का गैप, यानी कि आप इस 1 ईयर के गैप में तो आप लगातार इंडिया में रहे हो और आपने गवर्नमेंट को बोल दिया ठीक है मैं लगातार इंडिया में रहूँ, बट वो 14 ईयर्स का जो गैप है उसमें भी आपको सरकार ये पूछेगी कि जो आप 14 साल पहले आप आकर रहे हो इंडिया में वीज़ा के थ्रू या कैसे भी करके आप वीज़ा के थ्रू या कैसे भी आप इंडिया में रहे हो वो 14 साल, तो उन 14 साल में आपने कम से कम इंडिया में 11 साल और रहे हो, ठीक है, तो ही आपको नागरिकता मिलेगी। मतलब आपको फर्स्ट 14 ईयर्स में 11 साल प्रूव करने पड़ेंगे, आप 11 साल कम से कम इंडिया में रहे उन 14 सालों में, और उन
11 साल के बाद, यानी कि उन 14 साल के बाद, या फिर उन उस गैप के बीच के बाद 1 साल आप इंडिया में लगातार भी रहे हो, ठीक है, तो ये दो कंडीशंस आपको प्रूव करनी पड़ेंगी, तब आपको जाकर बाई नेचुरलाइजेशन, तब आपको जाकर भारत की नागरिकता मिलेगी, ठीक है। फिर आता है बाय रजिस्ट्रेशन। बाय रजिस्ट्रेशन का मतलब है अगर कोई बाहर का कंट्री का लड़का या लड़की इंडिया में आकर शादी कर ले तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ईजिली है बाय रजिस्ट्रेशन। फिर आता है बाई डिसेंट, क्या है कि आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सिर्फ आप नहीं, या आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने जन्म इंडिया में लिया हो, यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। फिर आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ये डिसेंट वर्ड से यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन आता है, मतलब बहुत जो रेयरली आते हैं, वो मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको समझा सारे पॉइंट्स दे रहा हूँ, बट आप नॉलेज के हिसाब से देख लीजिएगा। फिर आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है। फिर आता है एक लास्ट है ये इनकॉर्पोरेशन, मतलब अगर हमने किसी भी देश पर कब्जा कर लिया, मान लो ये है, अगर हमने पाकिस्तान या फिर किसी बांग्लादेश किसी भी देश पर कब्जा कर लिया, ठीक है, तो वहाँ पर जब हमने कब्जा कर लिया तो वहाँ उस जगह उस ज़मीन पर रहने वाले लोगों को भी हमें इंडिया की नागरिकता देनी पड़ेगी। तो ये इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑन सिटीजनशिप के, ठीक है। अब इन सब चीज़ों के पीछे ये भी आता है कि देखो, एक वर्ड आता है इलीगल माइग्रेंट, मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने देश में ना विदाउट वीज़ा, विदाउट पासपोर्ट, विदाउट ट्रैवल डॉक्यूमेंट के इंडिया में आकर रहते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन ये होती है जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं। दूसरी कंडीशन ये होती है कि इंडिया में आकर 1 साल का वीज़ा लेकर तो आकर रह रहे हैं, 1 साल बाद उनका वीज़ा ओवर हो गया बट फिर भी इंडिया में रह रहे हैं, तो इनको कहते हैं इलीगल माइग्रेंट, ठीक है। अब इनकी पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट के लिए सरकार ने दो चीज़ें बनाई, पासपोर्ट एक्ट 1920 एंड दूसरा बनाया फॉरेनर्स एक्ट 1946, ठीक है। अब इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एग्जाम्पल ये होता है जैसे कि कई बार अपने इंडिया में वॉर हुए हैं 1971 में, या फिर इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था, ठीक है। तो उस जैसे असम अकॉर्ड 1985, ये इसको एग्जाम्पल है। इसमें क्या था, एक इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था जिसमें कई बांग्लादेश, मतलब पहले तो अपना इंडिया था, इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों मिलके थे अनडिवाइडेड इंडिया, फिर उसमें जाके अपना पाकिस्तान अलग हुआ अपने इंडिया से, फिर 1971 में बांग्लादेश भी पाकिस्तान से अलग हुआ था, ठीक है। तो जब उस टाइम वो वॉर हुआ था तो उस टाइम कई बांग्लादेश के लोग इलीगली अपने इंडिया में आकर मूव कर रहे थे, अपने आसाम, जो आसाम जगह है वहाँ पर आके मूव कर रहे थे इलीगली विदाउट एनी डॉक्यूमेंट। उस टाइम ये चीज़ें जब पता चली सरकार को तो वहाँ पर जो राजेंद्र प्रसाद अपने प्रेसिडेंट थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई कि इसके बारे में कुछ करना चाहिए, तो वो गए आसाम गवर्नमेंट के पास और वहाँ जाके डिस्कस किया। फिर उन्होंने एक लॉ साइन किया या फिर एक फॉर्म साइन किया, और राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि अब मैं तुम्हारे लिए एक लॉ बनाऊंगा। उसमें क्या होगा, उसमें राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया, एक अमेंडमेंट किया सिटीजनशिप एक्ट 1955 में सेक्शन 6 से। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 1966 से पहले अगर कोई बांग्लादेश का इंसान इलीगली अपने इंडिया में आया है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, और एनी पर्सन लिव इन इंडिया बिटवीन 1 जनवरी, अगर हाँ, और अगर कोई इंसान 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच में रहता है तो उसको इंडिया में असम में एटलीस्ट 10 साल रहना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके उसको नागरिकता मिलेगी। फिर तीसरा आता है, और जो 25 मार्च 1971 मतलब 25 मार्च 1971 के बाद अगर इंडिया में आता है तो हम उसको नागरिक, अपने देश का नागरिकता ना उसे देंगे ना उसे एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बात हुई थी, ठीक है। फिर आता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न। अब जैसे कि देखो ये एक और कॉन्सेप्ट आया था अपना 2019 में, एनआरसी भी आया था, ठीक है। एनआरसी में क्या था कि भाई सरकार ने क्या किया, अपने बंदों को हर एक असम के हर एक घर में भेजा और कहा जाके डॉक्यूमेंट्स चेक करो, अगर उनकी डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं, लीगल हैं, वो उनकी नागरिकता वो प्रूव कर रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स, तो उनके लिए एक लिस्ट बनाई जाएगी कि हाँ ये हमारे देश के नागरिक हैं, इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको नागरिकता मिलेगी, आराम से रह सकते हैं। बट उस टाइम एनआरसी था जब चीज़ें फर्स्ट हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो सरकार ने कहा नहीं अभी हमें बंगाल के इलेक्शन पर फोकस करना है, तो उन्होंने उन सब चीज़ों का एनआरसी और CAA या जो भी आया था उन सब चीज़ों को अभी उस टाइम रोक दिया था और बंद कर दिया था। अब आता है कि फॉरेनर ट्रिब्यूनल कोर्ट, ठीक है, ये एक ऐसी कोर्ट है जहाँ पर फॉरेनर्स की प्रॉब्लम सॉल्व की जाती हैं। अब कल को कोई भी आता है, मान लो असम में अगर कई ऐसे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है बट वो इंडिया में काफ़ी टाइम से रह रहे हैं,
ठीक है, वो इंडिया के ही नागरिक हैं बट वो डॉक्यूमेंट्स के थ्रू प्रूव नहीं कर पाए, तो उनके लिए कोर्ट है कि वो जाकर अपना वो केस कर सकते हैं वहाँ पर। तो अगर वहाँ पर वो जाते हैं और उनका केस लड़ा जाएगा उस कोर्ट में, ठीक है, अगर उस कोर्ट के अकॉर्डिंग उनका डिसीजन, अगर वो उस डिसीजन के साथ एग्री नहीं होते हैं, तब जाके वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मूव, सबसे पहले फिर हाई कोर्ट मूव करेंगे। अगर हाई कोर्ट के डिसीजन से भी वो एग्री नहीं है तो तब जाकर वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक नेशनल एनआरसी के बारे में पढ़ाया, करंट अफेयर में जो अपना रिसेंट रहा है। फिर एक मैंने आपको पास्ट हिस्ट्री का पढ़ाया है कि इसमें इलीगल माइग्रेंट्स में इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था, उसमें मूव हुए थे, उन सब चीज़ों में समझाया कि राजेंद्र प्रसाद ने क्या क्या चेंजेस किए थे। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में अमेंडमेंट किया था सेक्शन 6A, ठीक है, उनमें क्या क्या बात बोली गई थी वो मैंने आपको समझाया। ठीक है, फिर आता है एक और सिटीजनशिप एक्ट 2019। ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट 2019 में क्या था, इसमें था कि अगर कोई भी, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान, इन तीन देशों से ये वाले धर्म, हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट और सिख, ये 6 धर्म के लोग अगर इलीगली इंडिया मूव करते हैं बिफोर 31 दिसंबर 2014, इन तीनों देशों से अगर ये 6 धर्म के लोग पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से अगर वो इंडिया में आते हैं इलीगली, इफ़ एनी पर्सन विद दिस रीज़न केम इंडिया फ्रॉम दीज 3 कंट्रीज बिफोर 31 दिसंबर 2014, हम उनको नागरिकता देंगे। लेकिन सबसे पहले उनसे पूछा जाएगा कि आप इंडिया क्यों आए। तो 2 चीज़ें वैलिड होनी चाहिए कि या तो पहले तो इलीगल माइग्रेंट होने चाहिए, उनके पास कोई वीज़ा पासपोर्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, उन्हें ये प्रूव करना पड़ेगा कि उनको उन तीनों देशों में उनके रिलीजन के रिगार्डिंग प्रेशराइज किया गया है, उनको उनके वहाँ पे धर्म की उनकी रिस्पेक्ट नहीं करी गई है, उनके धर्म को लेके उनके साथ उनको नुकसान पहुँचाया, उनको परेशान कर रहे हो वहाँ के लोग। तो ये सब चीज़ें अगर उनको प्रूव कर देते हैं तो उनको नागरिकता मिलेगी। तो वहाँ पर एक सरकार ने एक रूल भी लागू किया था, फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप, मतलब उनको, उन लोगों को नागरिकता बहुत जल्दी दी जाएगी। यहाँ पर मुस्लिम का इसलिए नहीं है क्योंकि देखो, इन देश के इन धर्मों को लोगों को अगर नागरिकता मिलती है, ठीक है, तो यहाँ पर उनको 1 साल 1+5/14, यानी कि जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि नागरिकता लेने के लिए 1 साल तो आपको लगातार देश में रहना ही पड़ेगा, उसके बाद उनको प्रूव करना पड़ेगा 14 साल में आप 11 साल कम से कम इंडिया में रहे हो। ठीक है, सेम उसी तरह से यहाँ पर उनको क्या करना पड़ेगा, इन धर्म के लोगों को, उनको सिर्फ ये करना पड़ेगा कि 1 साल तो उनको लगातार रहना है, उसके बाद उन 14 सालों में उनको सिर्फ 5 साल रह के, 5 साल लगातार, 5 साल अगर वो कम से कम इंडिया में रहे हैं तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। बट यहाँ पर मुस्लिम्स की अगर बात की जाए तो उनको एक नॉर्मल तरीके से ही मिलेगा, उनको वही है, उनको 14 साल में कम से कम 11 साल की 11 साल इंडिया में रहने का प्रूव करना पड़ेगा। बट इन धर्म के लोगों को, इन देश के लोगों से, इन देशों से आए हुए लोगों को 5 साल ही कम से कम, सिर्फ और सिर्फ 5 साल। तो ये था सिटीजनशिप एक्ट 2019। ठीक है, सो दैट्स इट गाइज, इस वीडियो में आज इतना ही था, मैंने आपको चीज़ें पढ़ा दी हैं। रिपीट कर लेते हैं अपन एक बार। आर्टिकल 8 में क्या था कि इंडिया से यूएसए गए, बर्थ इंडिया में हुआ, यूएसए जाके नागरिकता ले ली, वापस से उनको इंडिया में आना है तो उनको नागरिकता मिल जाएगी तब जब उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अगर इंडिया में उनका जन्म हुआ है तो। आर्टिकल 9 में बात की गई है, अगर कोई इंडिया से बाहर किसी और देश में जाकर अपनी मर्जी से नागरिकता लेता है तो वो नो मोर सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया का और मतलब फिर नागरिक नहीं रह जाएगा और उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। फिर आर्टिकल 10 आता है कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। अगर किसी भी इंसान को नागरिकता आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 और आर्टिकल 8, इन 4 आर्टिकल्स के थ्रू नागरिकता मिली है, ठीक है, आप इंजॉय करो, बट पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो आपकी नागरिकता कभी भी छीन सकती है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे इस देश का कोई भी इंसान हो। ठीक है, तो पार्लियामेंट हैव दैट पावर, तो अपनी नागरिकता कभी भी परमानेंट नहीं है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी दिया है कि क्यों, कैसे आपकी नागरिकता छीनी भी जा सकती है। ठीक है, और यही चीज़ प्रूव करता है कि पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है तो इसलिए अपना देश क्वासी फेडरल है, क्योंकि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है। फिर आता है आर्टिकल 11 में। आर्टिकल 11 में आता है 2-3 शब्द आते हैं, एक्वाजिशन, टर्मिनेशन और बाय एनी अदर मैटर रिलेटेड टू सिटीजन। इसमें मैंने आपको बताया मैंने कि 5 तरीके ऐसे हैं जिनसे नागरिकता ली जा सकती है, मतलब जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, क्योंकि ये जो 5 तरीके हैं वो 26 जनवरी 1950
के बाद के हैं, जब जो अपने पार्लियामेंट में कानून बनाए गए हैं, पार्लियामेंट ने कानून बनाया, उसका नाम है सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसमें मैंने आपको बताया बाय बर्थ यानी जन्म के आधार पर, बाय नेचुरलाइजेशन मतलब आपको 1 साल तो कम से कम देश में लगातार रहना पड़ेगा। उसके बाद आप जो पहले इंडिया रहे हैं, पहले से इंडिया में जो रह रहे हैं काफ़ी टाइम से, 14 साल या 15 साल या 20 साल, उनमें से कम आप 11 साल भी कम से कम इंडिया में रहे हों, तब जाके आपको नागरिकता मिलेगी। फिर आता है बाई रजिस्ट्रेशन, मतलब अगर कोई भी लड़का या लड़की बाहर देश का आके इंडिया में शादी कर लेता है तो अगर फिर उसको नागरिकता इंडिया में आराम से मिल जाएगी। फिर आता है बाई डिसेंट, आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म, आपका नहीं, आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म सिर्फ इंडिया में हुआ तो आपको नागरिकता मिलेगी। फिर आता है इनकॉर्पोरेशन, अगर हमने किसी देश पर कब्जा किया है तो वहाँ के लोगों को भी हमें नागरिकता देनी पड़ेगी, क्योंकि वो ज़मीन हमारी होगी, वहाँ के रहने वाले लोगों को नागरिकता हमारे देश की देनी पड़ेगी। फिर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं। इलीगल माइग्रेंट क्या है, जो कि विदाउट ट्रैवल डॉक्यूमेंट करते हैं, विदाउट ट्रैवल डॉक्यूमेंट के दूसरे देश में ट्रैवल करते हैं, या फिर उनका वीज़ा ओवर होने के बाद भी इंडिया में रह रहे होते हैं, तो उनके लिए पनिशमेंट क्या है। 2 एक्ट बनाए, पासपोर्ट एक्ट 1920, फॉरनर्स एक्ट 1946। एग्जाम्पल में आता है असम अकॉर्ड 1985, यानी कि इंडो पाकिस्तान वॉर जब हुआ था उस टाइम बांग्लादेश के लोग इलीगली असम में मूव हुए थे। उस टाइम राजेंद्र, जब अपनी गवर्नमेंट को पता चला तो राजेंद्र प्रसाद ने असम की गवर्नमेंट से डिस्कस किया कि भाई अपने को क्या करना चाहिए, तो उन्होंने एक लॉ साइन किया, या उन्होंने एक फॉर्म साइन किया, उन्होंने एक फॉर्म बनाया, उसमें कुछ चेंजेस किए। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में अमेंडमेंट्स हुए थे सेक्शन 6 से। उन्होंने कहा था कि 1 जनवरी 1966 से पहले अगर कोई इंडिया में आया हुआ है तो हम उसको एज अ नागरिक, देश का नागरिक एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर वो इलीगली भी आया है तो। बट अगर 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच में आया है तो उसको कम से कम 10 साल इंडिया में रहना पड़ेगा, तब जाके उसको नागरिकता मिलेगी। और अगर कोई 25 मार्च 1971 के बाद आया तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे नागरिक, इंडिया का नागरिक। ठीक है। फिर एक मैंने आपको एनआरसी भी सजेस्ट किया, एनआरसी में क्या बात हुई थी। फिर आता है फॉरेनर ट्रिब्यूनल कोर्ट, ये क्या है, इसमें आप कोई भी फॉरेनर है, कोई भी ऐसा इंसान जाकर अपनी प्रॉब्लम सजेस्ट कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम का केस लड़ सकता है अगर कोई कहीं से उसको परेशानी हो रही है देश में आकर। या फिर मैंने आपको बताया कि अगर आसाम के लोग अपने डॉक्यूमेंट्स के थ्रू प्रूव नहीं कर पाए कि हम इस देश के नागरिक हैं बट वो इस देश में रह रहे हैं, तो वो आ जाकर केस भी कर सकते हैं। फिर मैंने आपको एक सिटीजनशिप एक्ट पढ़ाया है, जहाँ पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन तीनों देशों से अगर ये 6 धर्म के लोग अगर इंडिया इलीगली मूव करते हैं बिफोर 31 दिसंबर 2014 से पहले, तो उनको नागरिकता मिलेगी। बट अगर वो इलीगली माइग्रेंट होते हैं इंडिया में, दूसरा अगर उनको उन तीनों देशों में प्रेशराइज किया जा रहा है उनके रिलीजन को लेकर, तो उनको क्या करना पड़ेगा, 1 साल तो इंडिया में लगातार रहना पड़ेगा, और उसके बाद उनको 5 साल, उन 14 सालों में कम से कम 5 साल इंडिया में, 14 साल या 20 साल जितने भी रहे हैं उन सालों के बीच में कम से कम वो 5 साल भी और इंडिया में रहे हों, तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। जिसके लिए सरकार ने उनको और जल्दी नागरिकता देने के लिए एक रूल भी बनाया था, फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं। दैट्स इट गाइज एंड हैव अ गुड डे। एंड दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपको पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स इन सब चीज़ों की वीडियोस आने वाले समय में देखने और आप ND, CDS, CAPF की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।